अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है पत्थर का भगवान। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर दबीर हुसैन रिजवी। शाहिदरा दिल्ली का थाना सूबा दिल्ली का सरहदी थाना होने की वजह से खुसूसी अहमियत का हामिल था। उसकी सरहद यूपी से मिलती थी। उधर के जराइम पेशा अफराद वारदात करके इधर आ जाते और इधर के उधर चले जाते थे। उनके ताक़ुब और गिरफ़्तारी के लिए एक तरीक़ा मुकर्रर था जो वक्त तलब था। बड़ा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता था। मैं सन 1944-45 में उस थाने का SHO था। उस वक्त एक अंग्रेज़ SP WD रॉबिन्सन उस थाने का इंचार्ज या निगरान आला था। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर था। मैंने जब उस थाने का चार्ज लिया तो मुझे उस थाने में आने वाले इलाके के अहम मकामात, सरकारी और गैर सरकारी तनसीबात वग़ैरह से रोशनास कराया गया। उस थाने में एक गांधी आश्रम था जिसे कांग्रेसी लीडरों की सरपरस्ती हासिल थी। मुझे बताया गया कि ये एक मशहूर व मारूफ मजहबी और समाजी इदारा है। इसमें प्रार्थना भी होती है, लेकिन इसकी असल अहमियत ये है कि ये लावारिस बच्चों और औरतों की आखिरी पनाहगाह है, जहाँ उनके आराम व सुकून, रिहाइश, खुराक और तालीम व तरबियत का नहायत माकूल इंतज़ाम है। यूँ समझिए कि इस आश्रम का रोल पाकिस्तान के दारुल अमान से मिलता जुलता था। मैंने इसे अपने जहन में इतनी ही अहमियत देकर महफूज कर लिया कि हिंदुओं का मजहबी इदारा है। मैं सोच भी ना सका कि ये आश्रम मुझे कितनी हसीन और कितनी भयानक भूल भुलाइयों में ले जाएगा। आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पाकिस्तानी नस्लों को शायद इल्म ना हो कि हिंदू बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, हाँ शादी के दूसरे दिन ही बेवा हो जाए। हिंदू बेवा की ज़िंदगी जहन्नुम से कम नहीं होती। एक वक्त था कि बेवा को खाविंद की लाश के साथ ही ज़िंदा जला दिया जाता था। मुग़ल बादशाहों ने अपने दौरे हुकूमत में इस रस्म को रोका। इसका मुकम्मल किला कमा अंग्रेज़ों ने आकर किया था, मगर अंग्रेज़ हिंदू के इस ज़ालिमाना रिवाज को ना बदल सके कि बेवा दूसरी शादी नहीं कर सकती। यही नहीं, बेवा अपनी सहेलियों से भी महरूम हो जाती थी और उसे किसी के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उसे मनहूस समझा जाता है। हिंदुओं में ये नज़रिया आज भी राइज है। अक्सर बेवा लड़कियां अपनी सबसे बड़ी इबादत गाहों बनारस, हरिद्वार या गया में से किसी एक में चली जाती हैं, जहां उनकी रिहाइश और खुराक का इंतज़ाम है। वहां वो तारिकुद्दुनिया हो जाती हैं, मगर वहां के पंडित, साधु और मोहतमिम उन्हें तारिकुद्दुनिया नहीं होने देते। ये खुला राज है कि वहाँ जवान बेवगान इत्मीनान से अपने मजहबी पेशवाओं और उनके चेलों के साथ गुनाह की ज़िंदगी गुजारती हैं। शाहिदरा दिल्ली में गांधी आश्रम भी ऐसी बेवगान का बाकी उम्र का ठिकाना था। जब कोई नया थानेदार किसी थाने का चार्ज लेता है तो उस इलाके के कई लोग उसे मिलने आते हैं। उनमें मुअज़्ज़िज़ीन भी होते हैं और जराइम पेशा अफराद भी, जो वारदातें करते हैं, और पुलिस के मुखबर भी होते हैं। मुझे भी मुख्तलिफ़ लोग मिलने आए। उनमें गांधी आश्रम का पंडित भी आया। ये पंडित उस आश्रम का मुख्तार कुल था, बल्कि उसे आश्रम की बहुत वसी हवेली की अंदर की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो ज़्यादा मौजू होगा। एक तो मैंने इसलिए उस पंडित का एहतराम किया कि वो पंडित है और ब्राह्मण है, जो हिंदुओं की सबसे ऊंची ज़ात है। दूसरे इसलिए कि ये आश्रम जैसे काबिल कदर इदारे का मोहतमिम है, और तीसरे इसलिए कि वो था तो हर लिहाज से रिवायती पंडित, लेकिन उसकी शख्सियत असरअंगेज़ थी। उसकी बातों और अंदाज में मैंने ऐसा तासुर महसूस किया कि मैं उसकी शख्सियत से बल्कि उसके तकद्दुस से बहुत मुतासिर हुआ। जो मुखबर ज़हनियत के अफराद मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे अपनी फ़ितरत और रिवाज के मुताबिक मुझसे पहले थानेदार की पैदा करदा खामियों, ख़राबियों और हराम खोरी की इत्तलाएँ दी, जो मैंने दिलचस्पी से सुनी। मुझे मालूम था कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये मेरे बारे में भी इसी तरह नए आने वाले थानेदार को बातें सुनाएंगे। उन्होंने एक अजीब इंकिशाफ किया। वो ये था
कि मुझसे पहले थानेदार को गांधी आश्रम से दरपर्दा माहवार रकम बाकायदगी से मिलती थी और स्टाफ के जो अफराद इस राज से वाकिफ़ थे उन्हें भी आश्रम से माहाना वजीफ़ा मिलता था। पहले तो मुझे यकीन ना आया, लेकिन स्टाफ ने मुझे यकीन दिलाया, बल्कि ऐसे इशारे दिए कि मैं भी आश्रम से ये माहाना रकम वसूल किया करूं। मैंने उनसे ये ना पूछा कि आश्रम से रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत है। मुझे मालूम था ये लोग चूँकि रिश्वत लेते हैं इसलिए मुझे ये बताएंगे नहीं कि ये किस्सा क्या है। मैंने अपने तौर पर यह राज मालूम करने का तहैया कर लिया। मैंने आश्रम और रिश्वत के ताल्लुक़ का मुअम्मा हल करने के लिए जहन पर ज़ोर दिया तो मुझे 5-6 साल पहले का दौर याद आ गया। वो 1939 का दौर था। मुझे अगस्त के महीने में हिसार से तब्दील करके पंजाब CID में लाहौर भेज दिया गया और यहाँ मुझे पॉलिटिकल ब्रांच में लगाया गया था। CID की क्राइम्स ब्रांच भी थी। उस ब्रांच में बैनुस-सूबाई जराइम और मुकदमों के गज़ेट आया करते थे। उनमें अहम, पेचीदा और बड़े पैमाने के जराइम और उनकी तफ्तीश का इख्तिसार शाया होता था। हर सूबा तमाम सूबों को अपने जराइम और मुकदमों का गज़ेट भेजा करता था। इससे पुलिस अफसरों को रहनुमाई, ट्रेनिंग और मालूमात मिलती थी। इस लिहाज से ये बड़ी ही कारआमद दस्तावेज़ थी। ये गज़ेट आम पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ पुलिस अफसरों के लिए थे। मैं पॉलिटिकल ब्रांच में था, क्राइम ब्रांच के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मैं क्राइम ब्रांच के ये गज़ेट दिलचस्पी से पढ़ा करता था क्योंकि मुझे एहसास था कि मुझे सारी सर्विस पॉलिटिकल ब्रांच में पूरी नहीं करनी। मुझे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के थानों में न जाने कैसी कैसी वारदातों की तफ्तीश करनी थी। मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। सितंबर सन 1939 का ज़िक्र है। मैं गज़ेट पढ़ रहा था। ये CP का था। उसमें एक सेंसर शुदा ख़त का मतन शाया किया गया जिसने मुझे चौंका दिया। ये वारदा आश्रम से लिखा गया था जो CP का एक मशहूर व मारूफ मकाम है। उसे बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत इसलिए भी हासिल हुई थी कि यहाँ गांधी ने अपना पहला आश्रम कायम किया था और उसे गांधी आश्रम का नाम दिया गया था। उसमें इबादत भी होती थी, रियाज़त भी और सियासत भी, और यहाँ हिंदू मत का प्रचार भी होता था। ख़त लिखने वाला महात्मा गांधी था और जिसे ख़त लिखा गया वो पंजाब का एक मशहूर व मारूफ मुसलमान सियासी लीडर था जो उस वक्त पंजाब कांग्रेस का सूबाई सदर था। मैं अपनी कौम के इतने बड़े लीडर का नाम ज़ाहिर करना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि वो बाद में कायद आज़म का दस्ते रास्त बना और इस तरह उसने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। मुझे उस ख़त के अल्फाज आज तक याद हैं। ख़त अंग्रेज़ी में था। महात्मा गांधी ने उसे लिखा था कि जब वारदा आओ तो एक औरत का नाम लिखा था, उसे अपने साथ ले आना। मैं उसके जिस्म को बरहना करके देखना चाहता हूँ। ये ख़त की कुल तहरीर थी। नीचे महात्मा गांधी के दस्तखत थे, M.K. गांधी। ये CP में सेंसर हुआ था। सेंसर करने की वजह यह थी कि महात्मा गांधी हिंदुओं के बहुत बड़े सियासी और मजहबी लीडर थे, जेल में भी रह चुके थे। उनका ये ख़त कांग्रेस के एक सूबाई सदर को जा रहा था, इसलिए उसे सेंसर करना ज़रूरी समझा गया। CP में ख़त को रोका ना गया। उसका मतन गज़ेट में शाया करके उसके साथ CP CID के DIG ने, जो अंग्रेज़ था, अपनी राय लिखी थी। उसने उस औरत का नाम लिखकर पूछा था कि ये कौन है। DIG ने लिखा था कि वारदा आश्रम या गांधी आश्रम हिंदुओं की मुतबर्रिक जगह है जिसका हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन हमें इस आश्रम के मुतल्लिक जो खुफिया रिपोर्टें मिल रही हैं वो मशकूक और काबिल एतराज़ है। वहाँ खूबसूरत नौउम्र लड़के और गैर मामूली तौर पर हसीन लड़कियाँ रहती हैं। ये महात्मा गांधी के चेले और चेलियाँ हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक एक तो इन नौजवान लड़कों और लड़कियों का आज़ादाना और काबिल एतराज़ मेल मिलाप होता है। दूसरे ये रिपोर्ट मिली है कि ये लड़कियाँ महात्मा गांधी के नंगे जिस्म की मुट्ठी चापी करती हैं। क़ारीन को मालूम होगा कि महात्मा गांधी का कुल लिबास सिर्फ़ एक चादर होती थी जो उसके एक कंधे और घुटनों से ऊपर के जिस्म को ढांपे रखती थी, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ नंगा फ़कीर कहते थे। CP
की सीआईडी के डीआईजी ने गज़ट में महात्मा गांधी को नंगा फ़कीर लिखा था। उसने लिखा कि वारदा के आश्रम में फहाशी और उरियानी के काबिल एतराज़ मुज़ाहरे होते हैं और उस आश्रम की देखा देखी मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुतअद्दिद शहरों में गांधी आश्रम खुल गए और खुल रहे हैं। डीआईजी ने लिखा कि हमारे पास ये तस्लीम करने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है कि उन आश्रमों का ज़ाहरी किरदार कुछ और दरपर्दा कुछ और है। जूँ जूँ आश्रम खुलते जा रहे हैं, बुर्दा फरोशी, खूबसूरत लड़कियों और बच्चों के अगवा और इस्मत फरोशी की वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है। इन आश्रमों की तह तक पहुँचना, इनके पर्दों के पीछे झांकना और इन पर कड़ी नज़र रखना लाजमी हो गया है। क़ारीन की दिलचस्पी के लिए बता दूं कि उस दौर में बच्चों के अगवा की वारदात कभी कभार सुनने में आती थी। कभी ऐसी वारदात हो जाती तो पुलिस का निज़ाम हिल जाता था। बुर्दा फरोशी भी इतनी आम नहीं थी। पाकिस्तान में हर रोज़ बच्चे अगवा होते और खरकारों के कैंपों में पहुंचा दिए जाते हैं। वो उन्हें अपाहज बनाकर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। सीआईडी के उस अंग्रेज़ डीआईजी ने अगवा की चंद एक वारदातें देखीं तो उसने गज़ट के ज़रिए सारे मुल्क की पुलिस और सीआईडी को ख़बरदार कर दिया। मैं कह रहा था कि मैं ये गज़ट दिलचस्पी से पढ़ा करता था। 5-6 साल बाद शाहिदरा दिल्ली के थाने का चार्ज लिया तो मुझे बताया गया कि शाहिदरा के गांधी आश्रम से मुझसे पहले थानेदार को माहाना रकम मिलती थी। तो मुझे सीपी का गज़ट और वहाँ के डीआईजी के रिमार्क्स याद आ गए। मेरा माथा ठिनका। मैंने थाने के दीगर फ़राइज़ के अलावा अपने प्रोग्राम में ये मसरूफ़ियत भी शामिल कर ली कि मैं जब कभी एसएसपी के दफ्तर जाता, वक्त निकाल कर पिछले गज़ट पढ़ने बैठ जाता। उनमें मुख्तलिफ़ सूबों के गज़ट थे। कई एक में मुझे गांधी आश्रमों की दरपर्दा मुखरबुल इखलाक कार्रवाइयों की रिपोर्टें मिलती। यहाँ तक निशानदही की गई थी कि तीरथ गांव, हरद्वार, बनारस और गया में भी बदकारी होती है। वहाँ के पंडित और चेले लड़कों और जवान बेवगान के साथ ऐशो इशरत करते हैं। ये भी जहन में रखिए कि जिस तरह बे औलाद मुसलमान औरतें औलाद के लिए पीरों के पास जाती हैं, इसी तरह औलाद की ख्वाहिश रखने वाली हिंदू औरतें इन तीरथगाहों और आश्रमों के पंडितों के पास जाती थी। मैंने गज़ट में से ये मालूमात अपनी डायरी में नोट कर लीं। ये मुसद्दक़ा इत्तलात थी, ये जानते हुए भी कि मज़हब के पर्दे में अयाशी, बुर्दा फरोशी और बदकारी हो रही है। अंग्रेज़ हुकूमत उन पर हाथ नहीं डालती थी। ख़दशा था कि हिंदू इसे अपने मज़हब में दखल अंदाज़ी कहकर हंगामा बर्पा कर देंगे। आम पब्लिक को तो मालूम ही नहीं था कि इन आश्रमों में क्या हो रहा है। मैं शाहिदरा से दिल्ली जाते और वापस आते गांधी आश्रम के करीब से गुजरा करता था। वहाँ का पंडित, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, मुझे बड़े तपाक से मिला करता था। वो दौर मेरी जवानी का दौर था। मुझे बड़े दिलकश और हसीन इशारे दिए गए कि मैं आश्रम से माहाना वसूल किया करूं। मैंने ये पेशकश कबूल ना की। इसकी बजाय मैंने तहैया कर लिया कि कम से कम इस शाहिदरा के गांधी आश्रम के हालात ज़रूर मालूम करूँगा। मैंने सराफ़ रसानी की खातिर पंडित के साथ बेतकल्फ़ी पैदा कर ली। इससे वो बहुत मुतमईन और खुश हुआ। मैं उसके साथ उठने बैठने लगा। वो मुझे आश्रम की हवेली के अंदर कभी नहीं ले गया था। हम बाहर बैठते या वो मेरे पास थाने में आ जाता। मैंने गज़टों में जो बू सूंघी थी उसके मुताबिक मैंने पंडित के साथ हुस्नो इश्क की बातें शुरू कर दी। फिर यही मेरा मौजू बन गया। इससे मैं ये तासुर देना चाहता था कि मैं जवान हूँ और औरत मेरी कमज़ोरी है। इसके साथ इखलाक से गिरी हुई बातें भी कर गुज़रता था। इसका पंडित पर यह असर हुआ कि वो बरहमनी के चबूतरे से उतर आया। मैं उसे मजहबी पेशवाइयत की सतह से नीचे लाने में कामयाब हो गया। मेरा तीर निशाने पर बैठा। एक रोज़ पंडित ने मुझे रात को अपने आश्रम में आने की दावत दी और उसने ये भी बताया कि खुर्दोनोश का इंतज़ाम भी है, खोरोनोश का इंतज़ाम भी है। मैंने उसकी दावत इस शर्त पर कबूल कर ली कि किसी को इल्म ना होने पाए कि मैं आश्रम में आया था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो ना बाहर के किसी आदमी को ना थाने के किसी फ़र्द को पता चलने देगा। उसके चेहरे पर फतह और मुसर्रत की बड़ी साफ झलक थी। उसने अपने ख़याल के मुताबिक नाए थानेदार को भी फांस लिया था।
मैंने शाम गहरी होने के बाद सफ़ेद कुर्ता और धोती पहनी और किसी को बताए बगैर दूर का चक्कर काट कर गांधी आश्रम में चला गया। मेरी बीवी अर्जुमंद मरहूमा उन दिनों मेरे पास थी। मैंने उन्हें भी पता ना चलने दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आश्रम के बड़े गेट पर पंडित, जिसे लोग पंडित जी महाराज कहा करते थे, मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये वसी व अरीस पुरानी तर्ज की किला नुमा हवेली थी। उसका बड़ा गेट बहुत ऊंचा था और अंदर से बंद किया जा चुका था। उसमें एक खिड़की थी जो पंडित ने मेरे लिए खुली रखी थी। उसने मुझे बताया कि शाम के बाद गेट बंद हो जाता है। ये छोटी सी खिड़की किसी बहुत ही अहम आदमी या काम के लिए खोली जाती है। वो मुझे खिड़की के रास्ते अंदर ले गया और खिड़की अंदर से बंद कर दी। हवेली का सहन कुशादा था और बेशुमार कमरे थे। उसके ऊपर भी एक मंजिल थी। उन कमरों से रोशनी आ रही थी। उनमें बेवा औरतें और बच्चे वगैरह रहते थे। उन्हीं कमरों में से किसी में इबादत गाह भी थी। मजमूई तौर पर हवेली पुरस्रार थी। पंडित मुझे अपने कमरे में ले गया। अंदर का मंजर देखकर मुझे धचका सा लगा। दस्तरखान पर शराब थी, रोस्ट मुर्गी, गोश्त, फल और न जाने क्या क्या चुना हुआ था। और वहाँ 4 नौजवान लड़कियाँ भी थीं जिनके हुस्न ने मुझे हैरान कर दिया। उनका लिबास बिल्कुल सादा था, सफ़ेद खाड़ी की साड़ी, कोई मेकअप नहीं था। इस सादगी में वो ज़्यादा ही हसीन लग रही थीं। ये लड़कियाँ दावत में शिरकत के लिए आई थीं। बहुत शौक़ और चंचल थीं, सिवाय एक के जो ज़रा खामोश थी। पंडित ने मुझे शराब पेश की जो मैंने कबूल ना की। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि यहाँ ये सब होगा। मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार ना था। हिंदू का खाना मुझे गवारा ना था, मगर मैं यहाँ सुराख रसानी के लिए आया था और ये मेरी ड्यूटी थी। पंडित मुर्गी नहीं खा रहा था। उसने लड़कियों से कहा कि वो मेरे साथ मुर्गी खाएं। इसके साथ उसने अपने लिए और लड़कियों के लिए गिलासों में शराब डाली। जो लड़की खामोश और दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ थी, उसने शराब पीने से भी इनकार कर दिया और मुर्गी खाने से भी। हिंदू गोश्तखोर नहीं होते। दूसरी लड़कियां भी शराब पीने लगीं और मुर्गी भी खाने लगीं। पंडित ने चौथी को हुक्म के लहजे में शराब और मुर्गी खाने के लिए कहा। लड़की ने पुरज़ोर तरीके से इनकार कर दिया। पंडित ने मुझे देखा कि मैं कुछ झींपा सा था। उसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और फहश हरकत शुरू कर दी। मुझे भी अय्याश और बदमाश आदमी का रोल अदा करना पड़ा, जो मैंने ज़बानी कलामी किया। मुझे बड़ी मुश्किल अदाकारी करनी पड़ी। पंडित शराब पीता चला जा रहा था, हत्ता कि उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। मैंने इस दौरान खामोश और संजीदा लड़की से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम प्रेम लता बताया। ये लड़की 16-17 बरस की थी। हुस्न में दूसरों से कम नहीं थी, लेकिन उसके मतीन से अंदाज़, हिजाब और झींप ने उसके हुस्न को दोबाला कर दिया था। उसने शराब और मुर्गी से इनकार किया तो वो और ज़्यादा अच्छी लगने लगी। वो पंडित की छेड़खानी और फहश दस्तराजी से भी बचने की कोशिश कर रही थी। आधी रात के करीब दावत का हंगामा सर्द होने लगा तो मैंने इजाज़त चाही। मैं सुराख रसानी के पहले मरहले में कामयाब हो चुका था। मैंने देख लिया था कि आश्रम में क्या होता है। मुझे अभी बहुत कुछ देखना था। मैं जाने के लिए उठा तो पंडित मेरे साथ बगलगीर हो गया और उसने मेरा मुंह चूम लिया। उसके मुंह से जो बदबू उठ रही थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। उसने मुझे कहा कि मैंने सिवाय फल खाने के उसकी दावत से कोई लुत्फ़ हासिल नहीं किया, लिहाजा मैं रात आश्रम में गुजारूं। मैं उसका इशारा समझ गया। हवेली के मज़ीद इसरार मालूम करने के लिए मैंने उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो मुझे एक और कमरे में ले गया। चारों लड़कियां साथ थीं। प्रेम लता के सिवा बाकी तीनों शराब से बदमस्त थीं। मैंने कमरा देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया। दीवारों पर जो तस्वीर आवेज़ा थीं वो सब न सिर्फ नंगी थीं बल्कि मर्द औरत को इंतहाई उरियां और नाकाबिले बयान हालत में दिखाया गया था। एक पलंग था और 2 नहायत दिलकश मूड़े। कमरे में खुशबू थी, अगरबत्तियाँ जल रही थीं। मुख्तसर ये कि कमरे का माहौल तिलिस्माती था। आपको इनमें से जो लड़की पसंद है रात भर के लिए अपने साथ रख लें, पंडित ने मुझे कहा। मैंने कोई राह फरार ना देखते हुए प्रेम लता का इंतखाब किया। पंडित ने बाजू उसके कंधों पर रखा और उसे पलंग की तरफ धकेल दिया। फिर वो तीनों लड़कियों के साथ चला गया। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया।
मैंने प्रेमलता का इंतखाब इसलिए नहीं किया था कि वो मुझे दूसरों से ज़्यादा अच्छी लगी थी, बल्कि इसलिए कि मेरी ज़ात में जो सुराख रसां छुपा बैठा था, उसने मुझे इशारा दिया था कि ये लड़की पिंजरे में बंद पंछी की मानद है और इसे ये माहौल कबूल नहीं, लिहाजा ये मुझे अंदर की ढकी छुपी बातें बता सकेगी। मैंने जब कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसे देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और उसके अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप में सिमट रही है। पलंग से उठो और मूड़े पर बैठो। मैंने तुम्हें इस नीयत से अपने पास नहीं रखा जो तुम समझ रही हो। मुझसे डरो मत, मुझे अपना हमदर्द समझो। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर जो खिंचाव सा था वो जाता रहा। मैंने उसे ये ना बताया कि मैं कौन हूँ। वो मुझे पंडित का कोई दोस्त या ऊंचे दर्जे का कोई गाहक समझ रही थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी उम्र 16-17 साल थी। मैं उसे बेवा समझ रहा था, मगर उसने बताया कि उसकी अभी शादी ही नहीं हुई। मैं हैरान हुआ। हिंदू लड़की की शादी 14-15 साल की उम्र में कर दिया करते थे, फिर यहाँ कैसे आ गई हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बताते डरती हूँ। मैंने उसे बहलाया, उसकी हौसला अफजाई की और यकीन दिलाया कि मैं किसी से ज़िक्र नहीं करूँगा। उसे मुझ पर जल्दी एतबार आ गया। मैंने उसके जिस्म को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं उसके सामने मूड़े पर बैठा था। आप शायद मेरी बात पर यकीन ना करें। आइए पहले आपको दिखा दूं कि मज़हब के पर्दे में यहाँ क्या होता है। वो तो मैंने पंडित की हरकतों और शराब नोशी से देख लिया है। नहीं, आपने कुछ नहीं देखा। मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ दबे पाँव आए। वो उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मैं उसके पीछे निकला। सहन तारीक था। वो मुझे एक तरफ ले गई। हम दोनों ने पाँव की आहट ना होने दी। वो एक कमरे के सामने रुकी। अंदर से मुझे खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने नहायत आहिस्ता आहिस्ता कवाड़ खोला। अंदर काफूरी मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरा खूब सजा हुआ था। मैंने जो मंजर देखा उसे मुझे बुनियादों तक हिला डाला। पंडित पलंग पर गहरी नींद सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। वो बिल्कुल बरहना था। तीनों लड़कियां उसके साथ पलंग पर पड़ी थीं। वो भी मादर साथ नंगी थीं और सोई हुई थीं। उनकी नींद में शराब की बेहोशी भी शामिल थी और उनकी हालत बता रही थी कि ये लोग सुबह तक होश में नहीं आ सकेंगे। प्रेमलता मुझे उसी कमरे में ले आई जहां मुझे और उसे पंडित छोड़ गया था। प्रेमलता ने बताया कि वो बनारस की रहने वाली है। उसका रिश्ता तो कब का तय हो चुका था, मगर शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके वालिदैन लड़के वालों की फरमाइश के मुताबिक अभी जहेज़ नहीं बना सके थे। जहेज़ की रस्म दरअसल हिंदुओं की थी, जो मुसलमानों ने भी अपने रस्म व रिवाज में शामिल कर ली। इससे जो कबाहतें हिंदुओं में पैदा हुई वही मुसलमानों में हुई और हम लोगों ने जहेज़ को एक लाजमी कबाहत के तौर पर कबूल कर रखा है। प्रेमलता को रिश्ता तो अच्छा मिल गया, लेकिन जहेज़ ना मिलने से उसकी शादी में ताख़ीर हो रही थी और जहेज़ बनने के कोई आसार नहीं थे। 2-3 महीने पहले का वाक़या है कि प्रेमलता बनारस के बड़े मंदिर में पत्थर के भगवान के आगे हाथ जोड़े इबादत में मसरूफ़ थी। उसने रोते हुए दुआ की कि भगवान कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि उसका जहेज़ बन जाए और उसके माँ बाप के सर से उसका बोझ उतर जाए। वो गिड़गिड़ा रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। इस कैफियत में उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने देखा एक पंडित उसके पास बैठा हुआ था। वो यही पंडित था, शाहिदरा के गांधी आश्रम वाला। वो उसे नहीं जानती थी। उसके लिबास वगैरह से इतना ही जान सकी कि ये पंडित है। पंडित कभी कभी बनारस जाया करता था। उसने प्रेमलता से पूछा कि उसे क्या दुख है और वो क्यों रो रही है। मैं पत्थर की सिल हूँ जो माँ बाप के सीने पर धरी हुई हूँ, प्रेमलता ने कहा, और इस अकीदत से पंडित को अपनी बिपता सुना दी कि पंडित भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं और भगवान उनकी सुन लेता है। पंडित ने उसे कहा कि वो इतना गम ना करे। दिल्ली में उसका असर रसूख है। वो अगर उसके साथ चलने पर आमादा हो तो वो उसे किसी अमीर कबीर घराने में ब्याह देगा। पंडित ने उसे सब्ज़ बाग दिखाए और ऐसा वर खिलाया कि प्रेमलता उसके साथ दिल्ली चलने पर आमादा हो गई। मैं आपको बता चुका हूँ कि उस पंडित की शख्सियत में जो मकनातीसियत थी वो मैंने भी पहली मुलाकात में ही महसूस कर ली थी और मैं इससे मुतासर हुआ था। प्रेमलता तो नौउम्र लड़की थी और वो दुखियारी भी थी।
और वो अपने माँ बाप को अपने बोझ से आज़ाद करने को बेताब थी। उसके माँ बाप उसके गम में घुले जा रहे थे। प्रेमलता घर जाने की बजाय पंडित के साथ शाहिदरा चली आई। उसे तवक्को थी कि पंडित वादे के मुताबिक उसे दिल्ली ले जाएगा, लेकिन उसने उसे शाहिदरा अपने आश्रम में रख लिया। चंद दिन उसे झांसे देता रहा, फिर उसे तफरीह का ज़रिया बनाने की कोशिश की। प्रेमलता ने हथियार ना डाले। पंडित ने उसे धमकियां दी, उसे बताया कि वो उसकी बात पर ना आई तो उसे अज़ियतें दे देकर मार दिया जाएगा। लड़की के लिए दुश्वारी यह थी कि वो घर से भाग आई थी, अब वहाँ जाने से डरती थी। वहाँ अब धुतकार और रुसवाई के सिवा उसके लिए कुछ नहीं था। पंडित के हरबे नाकाम हुए तो आश्रम की लड़कियों ने उसे बहलाने फुसलाने की मुहिम शुरू कर दी। वो बड़ी होशियार और चालाक लड़कियां थीं। प्रेमलता उनके जाल में भी ना आई। पंडित ने उसे इस उम्मीद पर परेशान ना किया कि उसकी राह पर आ जाएगी। प्रेमलता ने मुझे यकीन दिलाया कि वो अभी तक पाक दामन है, मगर पाक दामन रह नहीं सकेगी। आश्रम की लड़कियां आला सरकारी हुक्काम और सियासी लीडरों को भी पेश की जाती थी और उनसे कई काम निकलवा लेती थी। उनके ज़रिए पंडित दौलत भी समेटता था। यूँ समझिए कि मज़हब के पर्दे में ऊंचे दर्जे की इस्मत फरोशी हो रही थी। बोलते बोलते प्रेमलता मेरे पाँव में गिर पड़ी और रो रो कर इल्तिजाएं करने लगी कि मैं उसे इस जगह से निकालूं और बनारस पहुंचा दूं। मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने प्रेमलता को बता दिया कि मैं यहाँ का थानेदार हूँ और उसकी पूरी मदद करूँगा, और अगर उसने मेरा राज फाश कर दिया तो मेरी निस्बत उसे ख़ुद ज़्यादा नुकसान होगा। वो पहले ही गमज़दा और खौफज़दा थी। उसने अपने मज़हब की कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा भांडा नहीं फोड़ेगी। फिर उसने मुझसे कस्में लीं कि मैं भी उसका राज किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे उससे आइंदा मिलने की भी ज़रूरत थी। मैं उसे आश्रम की मुखबर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। इसके एवज़ उसे रिहा कराना था। मैंने उससे पूछा कि आइंदा हम कहाँ और किस तरह मिल सकते हैं। उसने बताया कि आश्रम की लड़कियों को सुबह मुँह अंधेरे जमुना में नहाने के लिए जाने की इजाज़त है। अगर मैं उसे मिलना चाहूँ तो वहाँ मिल सकता हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले। मैंने उसे यह तासुर दिया कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई है। दरियाए जमुना साथ ही बहता था। मैं उस कमरे से दबे पाँव निकला। रात का पिछला पहर था। जहन में अजीब व गरीब ख़यालात और दिल पर बोझ लिए हुए घर पहुँचा। बीवी ने हैरान होकर पूछा कि मैं सारी रात कहाँ रहा। मैंने उसे बताया कि मैं शब गश्त के लिए निकल गया था। मैं सो गया, रात भर का जागा हुआ था। दोपहर को आँख खुली। मैं थाने में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला, पंडित आया। मेरी तरह वो भी अभी अभी जागा होगा। मैं उसे बैठक में ले गया जहाँ वो मेरे साथ बखलगीर हो गया। उसका ख़याल था कि मैं उसके जाल में आ गया हूँ, और प्रेमलता ने ये कमाल कर दिखाया। मेरी निगाह में अब उस शख्स की शक्ल व सूरत ही बदल गई थी। वो अब काबिल एहतराम पंडित नहीं, पापी था, और गांधी आश्रम गुनाहों की मुड़ी बनी हुई थी। मैंने पंडित के साथ पहले से ज़्यादा बेतकल्फ़ी और वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। पंडित जी महाराज, मुझसे पहले थानेदार को आप क्या माहाना देते थे? 2000 रुपया। मैं हैरान रह गया। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ उस दौर का 2000 रुपया आज के 20,000 के बराबर था। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने 100 रुपये का नोट कभी देखा भी नहीं था। आप ये रकम मुझे क्यों नहीं देते? आप हाँ कहें और बाकायदगी से अपना हिस्सा वसूल करें। मैंने आपको इशारे भेजे थे, मगर आपने तवज्जो नहीं दी। मैं समझा कि आप 2000 को थोड़ा समझते हैं। मैं इजाफ़ा कर सकता हूँ। अपने मुंह से बोलें, आप कितनी रकम चाहते हैं? 2500। मंजूर है। उसने बखुशी सौदा कबूल कर लिया। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपसे रकम नहीं लिया करूँगा। इसके एवज़ आप प्रेमलता को पाक दामन रखें, ना खुद उसके करीब जाएं, ना किसी और को उसके पास जाने दें। मैं समझूंगा कि मैं आपसे 2500 रुपया माहवार वसूल कर रहा हूँ। बात यह है पंडित जी, प्रेमलता मेरे दिल में उतर गई है। यूँ कह लें कि मैं प्रेमलता का प्रेमी बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ 2500 के एवज़ वो सिर्फ़ मेरी रहे। आप उसे खां आश्रम में ही रखें। वादा हुआ। मैं आज से उसे आपकी अमानत समझकर आश्रम में रखूँगा। पंडित की ये दूसरी कामयाबी थी। एक तो थानेदार उसके कब्ज़े में आ गया था,
दूसरे ये कि मामूली सी शर्त पर उसका 2500 रुपया माहवार बच गया था। मैंने उसे बता दिया कि मैं प्रेमलता को कभी कभी सुबह जमुना के किनारे मिला करूँगा। मैं आश्रम में बार बार नहीं आना चाहता क्योंकि मेरा वहाँ आना जाना आश्रम के लिए भी ठीक नहीं और मेरे लिए भी मुनासिब नहीं। मैं पहली बार प्रेमलता को जमुना के किनारे सुबह की नीम तारीकी में मिला। वो मुझे अपना हमदर्द और प्रेमी समझ रही थी। हमदर्दी की हद तक वो ठीक समझ रही थी। मैंने उसे पाकदामन और फ़रेब खोरदा लड़की समझकर आश्रम से आज़ाद कराने और उसे उसके माँ बाप तक पहुँचाने का तहैया कर लिया था। मैं ये काम 1 घंटे से कम अरसे में कर सकता था। मैं थानेदार था। प्रेमलता को उड़ा लेना और कहीं से कहीं पहुंचा देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मुझे आश्रम के राज लेने थे। मैं मालूम करना चाहता था कि यहाँ कौन कौन सी अहम शख्सियत अय्याशी और बदकारी के लिए आती है। मुझे पता चला था कि यहाँ हुक्काम बाला भी आते हैं या लड़कियों को उनके यहाँ भेजा जाता है। मुझे मालूम करना था कि वो कौन कौन है और गांधी आश्रम उनसे क्या क्या काम ले रहा है। मेरे सामने 2 मसले थे। एक ये कि थानेदार की हैसियत से मैंने सोचा था कि इस आश्रम से मुझे कोई ऐसी मख्फिया लड़की मिल सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो और पहले थानेदार ने 2000 रुपया माहवार के एवज़ उसे दबा रखा। एक मख्फिया प्रेमलता तो मुझे मिल गई थी, यहाँ से मुझे अगवा शुदा बच्चे भी मिल सकते थे। मेरी दूसरी हैसियत एक मुसलमान की थी। वो जंग अज़ीम का आखिरी और मुल्क की सियासी जंग का इब्तदाई मरहला था। हिंदू मुसलमानों को अपने कदमों में बिठाने और उनसे ये मनवाने के लिए कि कांग्रेस उनकी नुमाइंदा जमात है, जो दर हकीकत एक हिंदू जमात थी। मैं ये देखना चाहता था कि आश्रम की लड़कियों को इस मुहिम में इस्तेमाल न किया जा रहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तेज़ तरार, हसीन और बेहया लड़कियाँ थीं जो पत्थर को भी मोम कर सकती थी। तीसरी वजह यह थी कि बदकारी का ये अड्डा मेरे थाने के इलाके में था। मुझे अपनी ड्यूटी के तौर पर उस पर नज़र रखनी थी। मेरे सामने बैनुस्सूबाई जराइम के गज़ट थे जिनमें दर्ज था कि कई मकामात पर गांधी आश्रम कायम हो गए हैं और लड़कियों और बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफ़ा हो गया है, लिहाजा उन पर नज़र रखी जाए। ये सब कुछ सोचकर मैंने प्रेमलता को अपनी जासूस बनाए रखा। मैं पहली बार उसे जमुना के किनारे प्रेमी के रोल में मिला। अदाकारी भी ऐसी की, लेकिन उसकी पाकीज़ा ख़याली का ख़ास तौर पर ख्याल रखा। उसने मेरी मोहब्बत को कबूल भी किया और अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। मैंने जब उसे बताया कि मैंने पंडित से ये मुआहदा कराया है कि वो उसे पाकदामन रखेगा, तो वो खुशी और तशक्कुर से मेरे साथ लिपट गई। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे जल्दी यहाँ से आज़ाद करा लूँगा। उसने मुझे बताया कि आश्रम में रात ज़्यादातर कांग्रेसी लीडर, लेजिस्लेटिव असम्बली के पास मेंबर और कुछ सरकारी अफसर आते हैं। वो उन्हें जानती पहचानती नहीं थी। उसने कहा कि वो किसी तरह उनके नाम वगैरह मालूम करके मुझे बताएगी। इसके बाद मैं प्रेमलता से जमुना के किनारे मिलता रहा। मुझे उसके चाहने वाले का रोल अदा करना होता था और मुझे अपने दिल को पत्थर बनाना पड़ता था, क्योंकि 16-17 बरस की ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और मैं जवान था। दरिया का किनारा, सुबह की नीम तारीकी और तन्हाई मेरा कड़ा इम्तिहान लेती थी। एक मुलाकात में उसने मुझे बताया कि आश्रम में जो लोग आते हैं उनकी नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे मुंतखब करते हैं, लेकिन पंडित किसी न किसी बहाने उन्हें टाल देता है। मुझे इत्मीनान हुआ कि पंडित अपना वादा पूरा कर रहा है और प्रेमलता महफूज हो गई है। एक सुबह प्रेमलता ने मुझे बताया कि पीसी खिलड़ नाम का एक आदमी आश्रम में आया करता है और वो हर बार प्रेमलता का मुतालबा करता है। पंडित उसे टाल देता है। प्रेमलता के बताने के मुताबिक खिलड़ इस हद तक उसके पीछे पड़ गया है कि उसे अगवा की धमकी भी दे चुका है। प्रेमलता ने यह मालूम कर लिया था कि ये शख्स ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का अफसर है। वो उससे बहुत परेशान थी। खिलड़ हिंदू था। मैंने अपने मुखबरों और दिल्ली में अपने 1-2 जानने वालों के जरिए मालूम कराया कि वो क्या है, किस हैसियत और किरदार का आदमी है। मुझे थोड़े से वक्त में मालूम हो गया कि ये शख्स वाकई ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का अफसर है। मैं ख़ुद उससे मिलने चला गया।
उसके दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मुझे शदीद धचका लगा। इस खिलड़ को मैं न सिर्फ जानता था बल्कि ये मेरा पुराना दोस्त था। मैं जब 1939 में लाहौर CID में था, उस वक्त निकलसन रोड पर PC खिलड़ की दुकान हुआ करती थी। ये एक किस्म का साहूकारा था। लोग कीमती अशिया गिरवी रख कर कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले जाते थे। ये दुकान डॉक्टर अल्लाह बख्श के क्लिनिक के साथ हुआ करती थी। डॉक्टर अल्लाह बख्श ज़िंदा हैं और उनका क्लिनिक भी मौजूद है। डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्तों में से थे। खिलड़ के साथ मेरी दोस्ती यहीं हुई थी। मैं अक्सर उसकी दुकान पर जाया करता था, गपशप होती थी। उसने मालूम नहीं किस बिना पर यह कारोबार बंद कर दिया था। मैं जब 5-6 साल बाद ऑल इंडिया रेडियो की इमारत में जाकर उसके दफ्तर में दाखिल हुआ तो हम दोनों हैरान हुए। मैं वर्दी में नहीं था। वो बड़े तपाक और प्यार से मिला और मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने बताया कि शाहिदरा थाने का SHO हूँ और यहाँ किसी से मिलने आया था। वो मिला नहीं। मैं उसे ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं उसी से मिलने आया हूँ। खिलड़ जगराऊँ ज़िला लुधियाना का रहने वाला था। ये पेश नज़र रखें कि मैंने अपनी इस खुफिया कार्रवाई से अपने SSP रॉबिन्सन को पूरी तरह बाखबर रखा हुआ था। उसे आश्रम में पंडित की दावत की रात की तफसील भी बताई थी। वो मुतमईन था और मेरी हौसला अफजाई करता रहता था। खिलड़ के साथ गपशप रही, पुरानी यादें ताज़ा की और मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरे दिल में उसकी बहुत मोहब्बत है। वो जिंदा दिल आदमी था। मैं उससे रुखसत हुआ तो वो उसी रात मेरे यहाँ शाहिदरा आ गया और रात मेरे पास ठहरा। वो गोश्त खोर हिंदू था। मैंने खाने में उसे गोश्त खिलाया और गपशप चल पड़ी। उसने मुझे अपना अजीज़ दोस्त समझते हुए राज़े दिल उगल दिया। कहने लगा कि आश्रम की एक लड़की ने उसका सुकून दिल छीन लिया है। उस लड़की को दिल दे बैठा है लेकिन लड़की उसे कबूल नहीं कर रही। उसने कहा कि वह हर कीमत पर उस लड़की को हासिल करना चाहता है। दोस्ती के अलावा उसने मुझे ये राज शायद इसलिए भी दे दिया था कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। शायद इस सिलसिले में उसकी कोई मदद कर सकूँ। मैं जानता था कि वो लड़की कौन है। मैंने अनजान बनते हुए उससे लड़की का नाम पूछा। उसने नाम प्रेमलता बताया। अरे जालिम, मैंने कहा, यह तो मेरा रकीब बन गया। मैं तो उस लड़की को दिलो जान से चाहता हूँ। मैं उसका रद्द अमल देखना चाहता था। वो हैरान भी हुआ, परेशान भी। फिर मेरी मिन्नत समाजत करने लगा कि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं। मैंने कहा कि मैं तो उस पर फ़िदा हूँ और वो भी मुझे चाहती है। मैं उसे प्रेमलता के प्रेम की ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वो चकरा गया। अगली सुबह वो उदासी के आलम में जाने लगा तो बोला, मैं अगले हफ्ते की शाम को आऊँगा। हम दोनों आश्रम में चलेंगे और प्रेमलता को अपने सामने बिठाकर पूछेंगे कि हम दोनों में से किसे चाहती है। वो जिसे पसंद करे वो उसी की तस्लीम की जाएगी और हम दोनों की दोस्ती बरकरार रहेगी। मैंने ये शर्त तस्लीम कर ली। वो अगले हफ्ते की शाम मेरे यहाँ आ गया। अंधेरा गहरा हुआ तो हम दोनों छुपते छुपाते आश्रम में गए और पंडित से मिले। उसे बताया कि हम प्रेमलता के कमरे में जाना चाहते हैं। उसने बखुशी इजाज़त दे दी। इजाज़त क्यों न देता, खिलड़ उसका मुस्तकिल का हक और मैं थानेदार था। प्रेमलता के कमरे में गए तो वह हम दोनों को इकट्ठे देखकर घबरा सी गई। हमने उसे अपने सामने बिठा लिया। खिलड़ ने उसे कहा कि वह हम दोनों में से किसे चाहती है। लड़की ने उठकर बेसाख्ता मेरे गले में बाहें डाल दी। मैंने उसे कहा था कि हम दोनों गहरे दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। हम में से उसे कोई परेशान नहीं करेगा। वो बेखौफ होकर अपनी पसंद बता दे। उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं खिलड़ के किरदार की तारीफ़ करता हूँ कि उसने प्रेमलता के फ़ैसले को बखुशी कबूल कर लिया, खफगी और उदासी का इजहार ना किया और आइंदा भी उसने दोस्ती निभाई। उसकी यकीन दहानी से प्रेमलता मुतमईन हो गई और हम दोनों वहाँ से आ गए। वो अगले हफ्ते की शाम फिर मेरे यहाँ आया। वो प्रेमलता से मिलने नहीं गया था। उसने मेरे सामने एक मसला रख दिया। कहने लगा, मैं तुम्हारी खातिर प्रेमलता से दस्तबरदार हो गया हूँ। तुम मेरा एक काम कर दो। जगराऊँ यानी मेरे गांव में माया नाम की एक खूबसूरत लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन उसके माँ बाप मेरे साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते।
तुम थानेदार हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अपने ज़राए से माया को अगवा करा दो, वो मेरे पास आने के लिए तैयार है। अगवा करना जुर्म था जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं चाहता तो ये मेरे बाएं हाथ का काम था, लेकिन मैं अपने आप को इस पर आमादा ना कर सका। मैंने उसे कहा कि मैं लड़की को अगवा नहीं कराऊंगा, एक रास्ता बता देता हूँ, तुम्हें माया मिल जाएगी। उसने ये रास्ता पूछा तो मैंने उसे कुछ बताने की बजाय एक आदमी को भेजकर आश्रम के पंडित को बुला लिया। पंडित तो जैसे सर के बल चल कर आया हो, आते ही पूछा क्या हुक्म है। मैंने खिलड़ की मौजूदगी में ही बात की। आप खिलड़ जी को अच्छी तरह जानते हैं, ये आपके भी गहरे यार हैं और मेरे भी। इन्होंने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, अब इन्हें एक काम आ पड़ा है जो मैं इनके एहसान के बदले करना चाहता हूँ, मगर ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आप हुक्म करें, ये उनसे सुन लें। मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं इतनी देर में अपने दफ्तर से हुआ हूँ। मैं उन्हें अकेला छोड़कर थाने में चला गया। मैं कुछ देर बाद वापस अपने घर गया तो खिलड़ और पंडित के दरमियान बात तय हो चुकी थी। खिलड़ ने पंडित को खुलकर बात बताई थी। पंडित ने मुझे यकीन दिलाया कि वो 1 हफ्ते तक लड़की को जगराऊं से यहाँ ले आएगा। वो दोनों चले गए। मुझे कतन तवक्को नहीं थी कि पंडित माया को इतनी दूर से अगवा कर सकेगा या करा सकेगा, लेकिन 5-6 रोज़ बाद खिलड़ मेरे यहाँ आया और ये ख़बर सुनाई कि माया को पंडित शाहिदरा के गांधी आश्रम में ले आया है। मुझे इस अगवा की तफसील मालूम ना हो सकी। मुझे इतना ही बताया गया कि लुधियाना में भी एक गांधी आश्रम है। माया को उस आश्रम के ताउन से लाया गया है। इससे तसव्वुर में लाया जा सकता है कि यह पंडित अगवा का कितना माहिर था और आम पब्लिक की आंखों में उन आश्रमों ने कैसे धूल झोंक रखी थी। दूसरी बार खिलड़ मेरे घर आया तो माया भी उसके साथ थी। वो प्रेमलता की तरह खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। खिलड़ ने मेरी बीवी से माया का तारुफ इन अल्फाज में कराया, ये हैं मिसेस खिलड़। माया मेरी बीवी के पास अंदर बैठ गई। मैं और खिलड़ बैठक में बैठ गए। वो बहुत खुश था। माया क्या मिली उसे, तो जैसे दुनिया भर की माया मिल गई हो। वो दोनों जब चले गए तो मुझे मेरी बीवी ने बताया कि उसने माया से पूछा कि शादी कब हुई, कहाँ हुई, जहेज़ कैसा है, वगैरह वगैरह। तो माया घबरा गई। थानेदारों की बीवियाँ आदि सुराख रसां होती हैं। मेरी बीवी ने कुरेदना शुरू किया तो माया ने साफ बता दिया कि खिलड़ के साथ उसकी शादी नहीं हुई। वो जगराऊं से एक पंडित के साथ आई है। उन लोगों ने उसे आश्रम में रखा हुआ है जहाँ शाम के बाद की दुनिया कुछ और होती है। माया मेरी बीवी को ये भी बता गई कि खिलड़ शादीशुदा और बाल बच्चेदार है। उसने माया के साथ धोखा नहीं किया। माया ने तस्लीम किया कि वो खिलड़ को दिल दे बैठी थी। यह आदमी इतना जिंदा दिल है कि इस लड़की को अच्छा लगा और लड़की ने अपने अगवा में ख़ुद मदद की और यहाँ आ गई। मेरी बीवी ने इसे कहा कि ये जवानी, ये हुस्न और जज्बात चंद रोज़ा हैं, इन्हें थोड़ी अरसे बाद सर धोना है। इसके बाद मोहब्बत उकताहट में और उकताहट नफ़रत में बदल जाती है। हकीकत को सामने रखो, खिलड़ तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। वो तुम्हें अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रख सकता। तुम्हें इसी आश्रम में रहना है। तुम 2-4 दिनों में ही देख चुकी हो कि वहाँ क्या क्या होता है। तुमने वहाँ अपने जैसी लड़कियाँ देखी होंगी। वो आज अपनी जवानी में बदमस्त हैं। तुम पर भी जवानी का नशा तारी है। तुम्हारा अंजाम बड़ा ही भयानक होगा। ये खिलड़ एक रोज़ तुमसे उकता कर तुम्हें हवसकार मर्दों के रहमो करम पर छोड़ कर गायब हो जाएगा। इसका अपना घर आबाद है, वो तुम्हें उजाड़ रहा है। पाप से बचो, पछताओगी, मगर पछतावा कोई इलाज नहीं होता। यहीं से वापस आ जाओ। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उसकी बातों से माया के चेहरे का रंग बदल गया था। ये बातें उसके दिल में उतर गई थीं, मगर वो पाप कर चुकी थी। खिलड़ और माया चले गए। चंद रोज़ बाद खिलड़ मेरे यहाँ आया। चेहरा उतरा हुआ और वो गम में डूबा हुआ था। उसने बताया कि माया ने उससे कुछ पैसे मांगे कि वो नई दिल्ली शॉपिंग के लिए जाना चाहती है। खिलड़ ने उसे पैसे दे दिए। माया गई और वापस ना आई। 3-4 रोज़ बाद उसे जगराऊं से इत्तला मिली, या वो ख़ुद माया की तलाश में चला गया। उसे मालूम हुआ कि माया शॉपिंग के बहाने जगराऊं चली गई थी और वहाँ जाते ही उसने जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। खिलड़ को इसका इतना सदमा हुआ कि वो बिल्कुल ही बदल गया
उसने बदकारी से तौबा कर ली, शराब भी छोड़ दी और सादगी इख्तियार कर ली। वो मुझे मिलता रहा और मैं उसे इस गम से निकालने की कोशिश करता रहा। मैंने जब देखा कि उसकी शख्सियत, फितरत और आदात का ये इनकलाब आरज़ी नहीं और वो वाकई शरीफाना ज़िंदगी बसर करने लगा है, तो मैंने उसे बता दिया कि प्रेम लता के साथ मेरी कोई ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं। उसके साथ मुझे सिर्फ़ हमदर्दी है। वो मख्फिया है, पाकबाज़ है और आश्रम से निकलना चाहती है। मैंने उसे ये भी बताया कि आश्रम पर चूँकि मज़हब का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं पंडित पर हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन मैं प्रेम लता को यहाँ से ज़रूर निकालूंगा, अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। खिलड़ शायद गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता था। प्रेमलता के मामले में वो मेरा हमराज बन गया। उसने यहाँ तक किया कि प्रेमलता के मुतालिक शक रफ़ा करने के लिए अपने ख़र्च पर बनारस चला गया। वहाँ प्रेमलता के माँ बाप से मिला, पूरी तहकीकात की, उस मंदिर में गया जहाँ ये लड़की प्रार्थना के लिए जाया करती थी। खिलड़ वहाँ के बड़े पंडित से मिला और प्रेमलता के मुतालिक काफ़ी मालूमात ले आया। उस लड़की को अगवा हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा था, बमुश्किल 3-4 महीने गुजरे थे। खिलड़ कहता था कि उसने प्रेमलता के माँ बाप को ये नहीं बताया कि लड़की कहाँ है। हम सोच रहे थे कि प्रेमलता को आश्रम से कैसे निकाला जाए। मेरे लिए यही काम तो नहीं था, ये मसरूफ़ थाना था। मुझे दूसरी वारदातों और कई और मसरूफियात की तरफ भी तवज्जो देनी होती थी। उनमें उलझकर कुछ दिन गुजर गए। एक रोज़ पंडित मेरे पास आया और अजीब से लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ, मीर साहब, मैं आपकी अकल और जहानत की तारीफ़ करता हूँ। आपने जिस तरह मेरे आश्रम का भेद हासिल किया है, इस तरह कोई बड़ा ही होशियार थानेदार कामयाब हो सकता है, लेकिन मुझे आपकी सुराख रसानी का कोई डर नहीं। मैं आपको ख़बरदार करता हूँ कि मेरे हाथ बड़े लंबे हैं। आप एक थाने के थानेदार हैं और मैं बहारत वर्ष का सतून हूँ। मुझसे टकरा कर आप तबाह हो जाएंगे। आप मेरी सुराख रसानी की दाद दे। उसे पता चल गया था कि मैं सुराख रसानी कर रहा हूँ। उसकी धमकी पर मुझे बहुत पेश आया। मैं उसे हवालात में बंद करके प्रेमलता के अगवा का मुकदमा बना सकता था, मगर मैंने गुस्सा पी लिया। इन आश्रमों पर तो अंग्रेज़ भी हाथ नहीं डालता था, क्योंकि ये हिंदुओं के मज़हब का मसला था। अगर मैं पंडित के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता तो हिंदू मुस्लिम कशीदगी का ख़तरा पैदा हो जाता। मुझे सिर्फ़ ये इत्मीनान था कि मैंने पंडित से रिश्वत नहीं ली थी, वरना मैं उसके कदमों में बैठा उससे माफ़ी मांग रहा होता। उसे टालने के लिए मैंने कहा, पंडित जी महाराज, आपको किसी ने गलत बताया है। मैं आपका दोस्त हूँ। हमारी दोस्ती से किसी जलने वाले ने लगाई भुजाई की है। मुझे मालूम नहीं कि उसकी तसल्ली हुई या नहीं। वो चला गया। मैं चौकन्ना हो गया। पंडित ने ठीक कहा था कि उसके हाथ बड़े लंबे हैं। उसने कई आला हुक्काम और कांग्रेसी लीडरों को आश्रम की तरबियत याफ्ता लड़कियों के ज़रिए अपने जाल में फांस रखा था। वो मुझे तबाह करा सकता था। मैंने एसएसपी रॉबिन्सन को इत्तला दे दी कि मेरा भांडा फूट गया है और पंडित मुझे धमकी दे गया है। रॉबिन्सन ने मुझे हौसला दिया और कहा कि आश्रम पर नज़र रखो। मैंने मुखबरों और सफ़ेद कपड़ों में कांस्टेबलों के ज़रिए आश्रम पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। इस दौरान मुझे पता चल गया कि पंडित को मेरी खुफिया सरगर्मियों की इत्तला किस तरह मिली थी। उसे मुझ पर शक हो गया था कि मैं प्रेमलता के ज़रिए सुराख रसानी कर रहा हूँ। उसने आश्रम की बड़ी चालाक लड़की को मेरा राज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया। यह लड़की प्रेमलता की सहेली बन गई। उसने प्रेमलता की ये दुखती रग पकड़ ली कि वो आश्रम से तंग आई हुई थी और यहाँ से निकलना चाहती थी। उस लड़की ने हमदर्दियों से और फ़रार के अमली मशवरों से उसके दिल पर कब्ज़ा कर लिया। प्रेमलता ने उसके झांसे में आकर उसे बता दिया कि शाहिदरा का थानेदार उसे यहाँ से निकाल लेगा। इस तरह उसने मज़लूमियत और सादगी से उस लड़की को मेरी खुफिया सरगर्मियों का राज दे दिया। लड़की ने पंडित को बताया। पंडित मुझे धमकी देने आ गया। अब यह ख़तरा पैदा हो गया था कि पंडित प्रेमलता को सज़ा देगा और उस पर सख्ती करेगा। मैं इस मामले में बेबस था। एसएसपी की इजाज़त के बग़ैर मैं पंडित के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। खिलड़ भी इस मामले में माजूर था, लेकिन मज़लूम और बेबस इंसान का खुदा मजबूर नहीं था। अगर दुनिया का कानून ना पकड़ सके तो खुदा का कानून ज़रूर पकड़ता है।
10-12 दिन गुजरे होंगे, मैं पंडित के ख़िलाफ़ जल भुन रहा था। मेरे थाने में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस और 2 कांस्टेबल आए। सब इंस्पेक्टर ने अपना नाम बताया। मुझे पूरा नाम याद नहीं रहा, ठाकुर याद रह गया। वो बनारस से आया था। उसने बताया कि शाहिदरा के गांधी आश्रम के पंडित से प्रेमलता नाम की एक लड़की को बरामद कराने आया है। ये सुना तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। सब इंस्पेक्टर ठाकुर से मालूम हुआ कि प्रेमलता के बाप ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और शक इस पंडित पर जाहिर किया है। बाप ने बनारस के पंडित पर भी गुस्से का इजहार किया था। ठाकुर हिंदू था। उसने बनारस वाले पंडित से पूछ-गुछ की। उस पंडित ने शाहिदरा वाले पंडित की निशानदही की और बताया कि लड़की को वो ले गया। ये रिपोर्ट खिलड़ के बनारस जाने के बाद दर्ज कराई गई थी। इससे ज़ाहिर होता था कि खिलड़ जब प्रेमलता के मुतालिक अपने तौर पर तहकीकात करने बनारस गया था, प्रेमलता के बाप को इशारा दे आया था कि उनकी बेटी बनारस और शाहिदरा दिल्ली के पंडितों ने गायब की है। खिलड़ ने मुझसे कहा था कि उसने प्रेमलता के माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। बहरहाल बनारस वाला पंडित घबरा गया और उसने राज दे दिया। सब इंस्पेक्टर ठाकुर हिंदू था, इसलिए उसने पंडित को मंदिर में जाकर बेधड़क लपेट में ले लिया। कोई मुसलमान थानेदार ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था। मैंने ठाकुर को ये ना बताया कि मैं भी उस लड़की की रिहाई की फ़िक्र में हूँ। ठाकुर को मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैंने पूरी मदद का वादा किया और उसे कहा कि मैं पंडित को थाने में बुला लेता हूँ। मैंने उसे कहा कि वो वर्दी उतार कर अपने कपड़े पहन ले। पंडित को बुलाने के लिए मैंने एक आदमी को भेज दिया। पंडित आ गया। ठाकुर वर्दी उतार चुका था। मैंने पंडित से ठाकुर का तारुफ इस तरह कराया कि ये मेरे दोस्त हैं, बनारस से कारोबार के सिलसिले में आए हैं और ये बनारस के मशहूर ताजिर हैं। मैंने ठाकुर को पंडित के मुतालिक बताया कि ये मेरे दोस्त हैं और ये बनारस जाते रहते हैं, गांधी आश्रम के पंडित हैं। सब इंस्पेक्टर ठाकुर ने ताजरों के अंदाज से बातें शुरू कर दी। खुद मुझे शक होने लगा जैसे वो इंस्पेक्टर नहीं ताजिर है। इस दौरान वो पंडित से पूछता रहा कि वो बनारस क्यों जाता है, कहाँ ठहरता है, वगैरह वगैरह। गपशप के अंदाज में बातें करते ठाकुर ने पंडित से कहलवा लिया कि वो बनारस के बड़े मंदिर के पंडित को मिला था। ठाकुर ने बनारस में दोनों पंडितों की मुलाकात के दिन और वक्त का अंदाज़ा लगाया। ये तकरीबन वही दिन थे जब प्रेमलता लापता हुई थी। सब इंस्पेक्टर ने तफ्तीश और सुराख रसानी का कमाल कर दिखाया। उसने उठकर वर्दी पहन ली और पंडित से, जिसका मुंह हैरत से खुल गया था, कहा, पंडित जी महाराज, मैं बनारस का थानेदार हूँ और प्रेमलता नाम की इस लड़की को बरामद करने आया हूँ, जिसे आप बनारस के मंदिर से वरखिला कर लाए थे और जो अभी तक आपके कब्ज़े में है। मेरे साथ आश्रम चलिए। मैंने 2 गवाहों का इंतज़ाम किया। पंडित के वावेले, मिन्नत समाजत, धमकियों और हरबों को नज़रअंदाज करते हुए हम गांधी आश्रम में जा धमके और गवाहों के सामने पंडित की निशानदही पर प्रेमलता को उसके कमरे से बरामद किया। पंडित ने एक रजिस्टर बना रखा था जिसमें आश्रम में रहने वाली लड़कियों और लड़कों के नामों पते दर्ज थे। प्रेमलता का नाम भी लिखा था, लेकिन उसका पता कुछ और ही लिखा था। मुझे याद नहीं रहा कि प्रेमलता को आश्रम में रखने की वजह क्या लिखी थी। इंकिशाफ हुआ कि सब पते गलत और अंदराज फर्जी हैं। सब इंस्पेक्टर ठाकुर ने पंडित को हथकड़ी लगा ली। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। पंडित को उसके अपने मज़हब के भाई ने गिरफ़्तार किया था। प्रेमलता की रिहाई पर तो मैं जितना खुश था इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने खिलड़ को बुला लिया। सब इंस्पेक्टर ठाकुर पहली गाड़ी से बनारस को रवाना हो गया। मैं और खिलड़ स्टेशन तक साथ गए। प्रेमलता के आंसू बह रहे थे। मैं और खिलड़ आंसू पीने की कोशिश कर रहे थे। पंडित उसके साथ हथकड़ियों में जकड़ा जा रहा था। ये रात का सफ़र था। मैंने एसएसपी रॉबिन्सन के लिए रिपोर्ट लिखी। प्रेमलता के साथ मेरा अहद पूरा हो चुका था। मैं बहुत ही मसरूर था, मगर अखबारों की एक ख़बर ने मेरी मुसर्रत पर पानी डाल दिया। ख़बर यह थी कि शाहिदरा से पुलिस गांधी आश्रम के पंडित को एक लड़की के अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके मखविया के साथ रात की गाड़ी से बनारस ले जा रही थी। रास्ते में पंडित ने मखविया लड़की का गला घोंटकर उसे मार दिया और ख़ुद चलती गाड़ी से कूद कर मर गया। बनारस से पुलिस से जो इत्तला मिली वो यूँ थी कि सब इंस्पेक्टर ठाकुर ने अपने कांस्टेबलों के साथ बनारस से शाहिदरा तक रेलगाड़ी का सफ़र किया था
आते ही आराम किए बग़ैर वो तफ्तीश में मसरूफ़ हो गया। फिर लड़की को बरामद करने चले गए। उसकी कागज़ी कार्रवाई में ख़ासा वक्त लगा। सारा दिन गुजर गया। आराम किए बग़ैर ठाकुर और उसके कांस्टेबल फिर रात के सफ़र पर रवाना हो गए। उनके साथ चूँकि एक मुलज़िम और एक मखविया थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी का एक छोटा कंपार्टमेंट अपने लिए वक्फ़ करा लिया। रेलगाड़ी शाहिदरा से बहुत दूर निकल गई। थकन और शब बेदारी की वजह से ठाकुर और उसके कांस्टेबलों को ऊँघ आ गई। वो बैठे बैठे सो गए। अचानक हथकड़ियों की जंजीर की झनकार सुनाई दी। कांस्टेबलों ने बेदार होकर देखा। पंडित ने प्रेमलता की गर्दन अपने हाथों में जकड़ रखी थी। कांस्टेबल नींद से पूरी तरह संभलने न पाए थे कि पंडित ने लड़की की गर्दन छोड़ दी और बिजली की सी तेज़ी से वो दरवाजे तक गया। उसे हथकड़ी लगी हुई थी। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ठाकुर उसकी तरफ लपके, मगर पंडित दरवाज़ा खोल चुका था। गाड़ी की रफ्तार खासी तेज़ थी। पंडित गाड़ी से कूद गया। ठाकुर ने जंजीर खींची, गाड़ी रुकी। पीछे जाकर देखा तो पंडित खून में नहाया पड़ा था। वो मर चुका था। वापस आकर गाड़ी में प्रेमलता को देखा तो वो भी मरी पड़ी थी। पंडित ने उसका गला घोंट दिया था। मैं आज भी सोचता हूँ कि पंडित को तो अपने गुनाहों की सज़ा मिली, प्रेमलता को किस गुनाह की सज़ा मिली? उसकी कि उसके माँ बाप उसके लिए जहेज़ नहीं बना सके थे और माँ बाप के कंधों से वो बोझ उतारने के लिए पंडित के झांसे में आ गई थी। उस वक्त महात्मा गांधी ज़िंदा थे, जिन्होंने वारदा में आश्रम बनाकर उसे इशरत कदा बनाया और ये वबा सारे मुल्क में फैली थी। उन्होंने अखबारों में एक पंडित की ख़ुदकुशी और उसके हाथों एक लड़की के कत्ल की खबर पढ़ी होगी, मगर गांधी आश्रम चलते रहे, फलते फूलते रहे। उनमें वही कुछ होता रहा जो मैंने शाहिदरा के आश्रम में अपनी आँखों देखा था। ये आश्रम आज भी मौजूद हैं, लेकिन खुदा की बेआवाज़ लाठी को कोई नहीं रोक सकता। शाहिदरा का पंडित गाड़ी से कूदकर बहुत बुरी मौत मरा और महात्मा गांधी जी एक हिंदू की पिस्तौल की गोली से कत्ल हुए थे। मैंने आपको बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, एक तल्ख़ हकीकत भी सुन लें। हमारे पीरों के हुजरों में यही कुछ होता है जो हिंदुओं के आश्रमों और तीर्थ गाहों में होता है। उनके अंदर के राज किसी थानेदार से पूछिए और अल्लाह को याद कीजिए। उसकी ज़ाते बारी के सिवा आपकी मुराद कोई और पूरी नहीं कर सकता। यूँ ये ज़बरदस्त कहानी अपने अख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।